का नमस्कार। राजस्थान विश्वविद्यालय के बीएड पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष के विषय अधिगम का आकलन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है ग्रेडिंग सिस्टम के प्रकार, ग्रेडिंग के लाभ और ग्रेडिंग की हानियाँ। बीएड कोर्स के अतिरिक्त यह लेक्चर आपके नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम और जितने भी दूसरे टीचर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें लाभदायक होगा। सबसे पहले देखेंगे ग्रेडिंग के प्रकार। इस टॉपिक में हमने 10 प्रकार के ग्रेडिंग के प्रकारों पर डिस्कशन किया है। वो 10 प्रकार है: प्रतिशत ग्रेडिंग, शतमत ग्रेडिंग, ग्रेड बिंदुओं का औसत या जीपीए, संचयी ग्रेड बिंदुओं का औसत या सीजीपीए, अक्षर ग्रेडिंग, मानक संदर्भ ग्रेडिंग, प्रभुत्व ग्रेडिंग, उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण ग्रेडिंग, मानक आधारित ग्रेडिंग और विस्तृत ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का प्रथम प्रकार है प्रतिशत ग्रेडिंग। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें ग्रेड देने के लिए विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का प्रतिशत उपयोग में लिया जाता है। विद्यार्थियों को जो असाइनमेंट दिए जाते हैं, वो जितनी भी तरह की सत्रीय, अर्धवार्षिक या वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, वो उन सब पर भिन्न भिन्न या एक साथ उनके योग के आधार पर उनके अंकों का प्रतिशत निकाला जाता है। उस प्रतिशत में विद्यार्थियों को क्या ग्रेडिंग मिलती है तय किया जाता है। इस स्लाइड में हमने प्रतिशत ग्रेडिंग को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। एक सारणी दी गई है जिसमें ग्रेड ए माइनस, बी प्लस बी माइनस, सी प्लस सी माइनस, डी प्लस डी माइनस, एफ। यहाँ पर हमने ए ग्रेड ही ली, ए प्लस नहीं ली। अलग अलग संस्थानों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में ए प्लस ग्रेड का भी उपयोग किया जाता है। इस सारणी के अनुसार ए ग्रेड उन विद्यार्थियों को दी गई है जिनके 93 से लेकर 100% के बीच में अंक आए हैं। ए माइनस 90 से 92%। इसी तरह बी के अंक निर्धारित हैं। एफ जो लास्ट वाला ग्रेड है, एफ ग्रेड, वो फेल ग्रेड है, यानी कि ये अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी फेल हो गया या उसमें उसके सुधार की आवश्यकता है। भिन्न भिन्न संस्थान अपनी अपनी ग्रेडिंग को अलग अलग प्रकार से इंटरप्रेट कर सकते हैं। दूसरे प्रकार की ग्रेडिंग है शतमत ग्रेडिंग या परसेंटाइल ग्रेडिंग। किसी स्कोर का, जो बच्चों ने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं, उनका परसेंटाइल रैंक निकाल लिया जाता है, शतमत रैंक उनका निकाल लिया जाता है और उसके आवर्ती वितरण में स्कोर का जो प्रतिशत है वो इसके बराबर या उसके कम होता है। उदाहरण के लिए एक परीक्षा में एक परीक्षण का स्कोर, जो परीक्षा देने वाले कुल व्यक्तियों के स्कोर के 75% से अधिक अगर है तो 75वें शतमत पर कहा जाता है, जहाँ 75 एक शतमत श्रेणी है। सीधे सीधे ये देख लें, अगर किसी विद्यार्थी के शतमत रैंक जो है 75 आई है, इसका ये मतलब होता है कि 75% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उसके बराबर या उससे कम अंक प्राप्त किए हैं। शतमत ग्रेडिंग के उदाहरण को हमने एक सारणी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। मान लीजिए किसी बच्चे की परसेंटाइल रैंक 90 है, उसकी ग्रेड ए दी गई है और उसका इंटरप्रिटेशन हम करेंगे एक्सीलेंट। 80 वाले को बी बोला है, एक्सट्रीमली गुड उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। परसेंटाइल रैंक अगर 70 है तो उसकी ग्रेड सी है, उसको वेरी गुड एक ग्रेड दी गई है। 60 वाले, जिसने 60 परसेंटाइल रैंक प्राप्त करी है, उसको ग्रेड डी दी गई है, जिसको गुड कहा गया है। इसी तरह जो सबसे नीचे है 10, उसको ग्रेड आई दी गई है, जिसको वेरी पुअर कहा गया है। अब यहाँ देखें, नीचे एक लाइन लिखी है, अगर आपका स्कोर 90 परसेंटाइल पर है, इसका मतलब है कि आपने जितने विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं उनके 90% विद्यार्थियों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यानी 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने आपसे कम अंक प्राप्त किए। ग्रेडिंग सिस्टम का तीसरा स्वरूप है ग्रेड पॉइंट एवरेज, जिसको नॉर्मली जीपीए के माध्यम से माना जाता है। हिंदी में इसको ग्रेड बिंदुओं का औसत कहा जाता है। एक ग्रेड बिंदु औसत एक संख्या होती है जो समय के साथ पाठ्यक्रमों में अर्जित संचित अंतिम ग्रेड के औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। सामान्यतः इसे जीपीए कहते हैं। एक छात्र के ग्रेड पॉइंट का औसत की गणना सभी संचित अंतिम ग्रेड को जोड़कर की जाती है और आंकड़े को संचित की गई ग्रेड की संख्या से विभाजित कर दिया जाता है। विद्यालयों में अलग अलग तरह की परीक्षाएं होती हैं, जो सीसीए के माध्यम से भी होती हैं और नॉर्मल तरीके से भी होती हैं। मान लीजिए सत्रीय जो परीक्षाएं उसकी होती है, प्रथम सत्र परीक्षा जो 3 माह बाद होती है, उसके अंक जोड़ लिए, उसमें क्या ग्रेड मिली वो, दूसरी परीक्षा के अंक जोड़ लिए, उसकी ग्रेड, ये जो ग्रेड अलग अलग जोड़ी जाती हैं, ये जीपीए कहा जाता है। और इन सबको अगर लास्ट में एक साथ जोड़ के इनका औसत निकाल दिया जाए तो वो अंतिम संचित जीपीए
कहलाता है। अगला ग्रेडिंग का टाइप है संचयी ग्रेड बिंदुओं का औसत, जिसे CGPA या क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज कहते हैं। CGPA का मतलब जितनी भी GPA अर्जित की थी, अभी जस्ट हमने पिछला वाला जो GPA देखा, जितनी भी GPA अर्जित की थी उन सब का औसत जब सेमेस्टर के या पाठ्यक्रम के अंत में निकाला जाता है तो उसका औसत, GPA का औसत CGPA कहलाता है। ग्रेड पॉइंट औसत GPA एक सत्र से संदर्भित हो सकता है, लेकिन जब हम इसका संपूर्ण जितने भी ग्रेड पॉइंट औसत उसने पूरे सत्र में अर्जित किए हैं उनका जब दोबारा से औसत निकालेंगे तो CGPA उसको कहेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने CGPA का एक फार्मूला दिया था कि जो CGPA पॉइंट आपके आए हैं अगर उसको 9.5 से गुणा कर दिया जाए तो उसको आप अंकों को प्रतिशत में परिवर्तित कर सकते हैं। CGPA को हमने एक सारणी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अगर किसी का CGPA 10 है तो उसके 91 से 100% के बीच अंक आए होंगे, उसको हमने ग्रेड A1 दिया है। अगर किसी का CGPA 9 है तो उसके 80 से 90% के बीच में अंक आए होंगे, उसका हमने लेटर ग्रेड A2 दिया है। इसी तरह जैसे जैसे नीचे घटते जाते हैं, 4 ग्रेड पॉइंट के बाद से CGPA कोई ग्रेड पॉइंट नहीं देता है सेंट्रल CBSE, और उनके इंटरप्रिटेशन 21 से 32% के लिए E1 और 0 से 20% के लिए E2 है। ये CBSE सिस्टम का वर्तमान ग्रेडिंग सिस्टम है। अगला ग्रेडिंग सिस्टम अक्षर ग्रेडिंग है, लेटर ग्रेडिंग है। ये सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है। अमेरिका में संख्यात्मक ग्रेडिंग के अलावा उसको अक्षर ग्रेडिंग भी दी जाती है, और ग्रेडिंग स्केल 0 से लेकर 100 तक होता है, यानी कि जो विद्यार्थी अंक प्राप्त करता है वो 0 से 100 तक अंक प्राप्त कर सकता है। इन अंकों के प्राप्ति के आधार पर उसको ABCDF में से कोई एक अंक ग्रेडिंग भी दी जाती है, और जो भी बच्चा C या 70 से नीचे के अंक प्राप्त करता है उसको असफल माना जाता है या फेल माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में, अमेरिका में या विश्व के अन्य क्षेत्रों में, इस ग्रेडिंग सिस्टम को ABCD की जगह A+ या A- या B+B- के आधार पर और भी ज़्यादा विभाजित किया जाता है। अक्षर ग्रेडिंग को हमने इस स्लाइड में 2 एग्जाम्पल से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। एक सिंपल ABCDF ग्रेडिंग है जिसमें A ग्रेड 90 से 100 अंक वाले विद्यार्थी हैं, B ग्रेड 80 से 89 अंक वाले विद्यार्थी हैं, C ग्रेड 70 से 79 अंक वाले विद्यार्थी हैं, D 60 से 69 वाले विद्यार्थी, और F यानी 0 से 59 अंक वाले विद्यार्थी हैं। दूसरा एग्जाम्पल है A-B+B, B-, इनको अंकों को और ज़्यादा विभाजित कर दिया गया है। दूसरे वाले ग्रेड में 60 से नीचे वालों को फेल कहा गया है। पहले वाले ग्रेड में 59 तक 60 तक वाले विद्यार्थी D ग्रेड में, उसके नीचे के असफल हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संस्थानों में इन ग्रेड्स को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। अगली ग्रेडिंग है मानक संदर्भ ग्रेडिंग, नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग। यानी इस ग्रेडिंग के लिए पहले नॉर्म्स या कुछ मानक निर्धारित कर लिए जाते हैं। एक विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन दूसरे विद्यार्थी के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। मान लीजिए एक विद्यालय में 2 कक्षाएं ऐसी हैं, जैसे 7वीं जैसे सेक्शन बना देते हैं, 7th A और 7th B। उनमें एक विद्यार्थी रोल नंबर मान लीजिए 10 है, उसके अंक दूसरे वाले जो कक्षा है उसके रोल नंबर 10 के अनुपात में कम है या ज़्यादा है, तुलना में कम है या ज़्यादा है। या एक समूह में एक विद्यार्थी ने जो अंक प्राप्त किए हैं या जो प्रदर्शन किया है वो समूह के अन्य विद्यार्थियों के आधार पर कम है या बेहतर है या श्रेष्ठ है, इसको निर्धारित किया जाता है। और उससे पहले ही वो जिस विद्यार्थी की तुलना में इसका निर्धारण किया जाता है उसी विद्यार्थी के प्राप्तांकों को या प्रदर्शन को संदर्भ ग्रेडिंग निर्धारण करने के लिए कई सांख्यिकीय विधियां काम में ली जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो काम में ली जाती है वो परसेंटाइल रैंक है, कि इस विद्यार्थी के परसेंटाइल अन्य विद्यार्थियों के परसेंटाइल या जो हमने स्टैंडर्ड परसेंटाइल घोषित किया गया था उसके आधार पर कम आए हैं या ज़्यादा हैं। दूसरा स्टैंडर्ड 9 या स्टैंडर्ड 10, स्टैंड 10 और स्टैंड 9 दो एक संख्याएं होती हैं। स्टैंडर्ड 9 में विद्यार्थी के स्कोर को 10 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, 0 से लेकर 9 तक के 10 अंकों में, और मध्य पॉइंट जो 5 होता है उससे कम कितने विद्यार्थी लाए हैं और अधिक कितने विद्यार्थी लाए हैं, इसके आधार पर उसको सफल या असफल घोषित किया जाता है। स्टैंडर्ड 10 में 0 से लेकर 10 तक के अंकों में उसको विभाजित किया जाता है, और मध्य पॉइंट जो 5.5 होता है उससे कम वाले विद्यार्थियों को एक श्रेणी में रखा जाता है और अधिक वाले विद्यार्थियों को दूसरी श्रेणी में। तीसरा जो सबसे पॉपुलर तरीका
उत्तर ये दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में काम में लिया जाता होता है मेन, कि बच्चे के औसत अंक अन्य जो आए हैं वो कितने हैं, उन औसत अंकों के आधार पर ये निर्धारित किया जाता है कि इसको कौन सी श्रेणी प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं लगभग सभी मानक संदर्भ ग्रेडिंग की तकनीक के लिए काम में लिए जाते हैं। मानक संदर्भ ग्रेडिंग को हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। मान लीजिए कक्षा में 100 छात्र हैं, शिक्षक घोषणा कर दे कि श्रेष्ठ जो 20% छात्र हैं उनको सब सर्वोत्कृष्ट माना जाएगा, अगले 20% छात्रों को इसी के अतिरिक्त अन्य जो ग्रेड्स हैं वो दिए जाएंगे। तो उदाहरण में हमने देखा कि पहले 20% छात्र जो फर्स्ट न्यूमेरिक ग्रेड लाए हैं, लेटर ग्रेड ए देख लेते हैं, वो एक्सीलेंस कहलाएंगे, दूसरा गुड का ग्रेड है, तीसरा एवरेज का है, चौथा पुअर का है, पांचवा फेल का है। लेकिन इस ग्रेडिंग सिस्टम में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आज अगर कोई परीक्षा होती है तो उसमें सर्वोत्तम अंक लाने वाले विद्यार्थियों के जो प्राप्तांक है वो 80 से 90% हो सकते हैं, उनमें से 20% बच्चे एक्सीलेंट हो जाएंगे। कल अगर कोई परीक्षा होती है तो सर्वोत्तम अंक लाने वाले विद्यार्थियों के प्राप्तांक हो सकता है 40 से 50% और इस नॉर्म्स के हिसाब से वो भी एक्सीलेंस कहलाएंगे। इसलिए इस वाले ग्रेडिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा विवाद होते हैं। अगला ग्रेडिंग सिस्टम है प्रभुत्व ग्रेडिंग। विद्यार्थियों को विषय में महारत हासिल होना अथवा केवल उत्तीर्ण करना के आधार पर ये दी जाती है, या तो वो मास्टरी करते हैं या केवल पास होते हैं। इस ग्रेडिंग सिस्टम में विद्यार्थियों को बहुत कठिन चुनौती दी जाती है जिसमें वह विषय में महारत हासिल करने का अपनी ओर से अधिकतम प्रयास करता है। अगर उसको महारत हासिल हो जाती है तो मास्टर है, अन्यथा वह केवल पास होता है। प्रभुत्व ग्रेडिंग या मास्टरी ग्रेडिंग को हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। एक ग्रेड पॉइंट सिस्टम हमने यहाँ पर दिया है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरी टोटल है। पहली 0, दूसरी 1, तीसरी 2, चौथी 3 और पांचवी 4। हमने टारगेट जो विद्यार्थी को दे रखा है वो है कि उसको 3 वाली जो अंक हैं टारगेट कैटेगरी यानी चौथी की जो ग्रेड है वो उसको प्राप्त करनी है। अगर कोई विद्यार्थी 0 अंक प्राप्त करता है तो उसका ये मतलब होता है कि छात्र ने किसी भी तरह का कोई भी कार्य, गृह कार्य है, जो भी असाइनमेंट दी गई थी वो शिक्षक को प्रदान नहीं की गई है, प्रस्तुत नहीं की गई है और शिक्षक उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता। तो सीधे सीधे स्पष्ट दिखता है कि बच्चा फेल हो गया, इसको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। नंबर 1 अगर वो प्राप्त करता है या दूसरे लेवल की ग्रेडिंग प्राप्त करता है तो उसका इंटरप्रेशन होता है छात्र कौशल की महारत हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है और मानकों को पूरा करने के लिए शिक्षक से उसको और अधिक सहायता की आवश्यकता है। इसका भी ये तात्पर्य है कि छात्र अभी तक फेल है, पास नहीं हुआ है और उसको शिक्षक से और सहायता चाहिए, शिक्षक से और उसको प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। तीसरी जो ग्रेडिंग वो लेता है नंबर 2, उसमें उसका मतलब है छात्र कौशल और मानकों की महारत हासिल करने के लिए प्रगति करना शुरू कर रहा है, यानी कि छात्र अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अगर वो टारगेट पॉइंट ले लेता है, 3 नंबर वाली ग्रेडिंग ले लेता है, 3 नंबर प्राप्त करता है, उसका मतलब होता है कि छात्र के पास कौशल में निपुणता है, छात्र ने मानक को न्यूनतम रूप से पूरा कर लिया, यहाँ पर उसको मास्टरी प्राप्त होती है। और नंबर 4 के जो मानक निर्धारित किए गए थे उनसे भी अधिक उसने अपना प्रदर्शन किया है, तो उसका ये मतलब होता है छात्र ने कौशल या मानक की महारत को पार कर लिया है। 4 का स्कोर उन अवसरों के लिए आरक्षित है जहाँ छात्र कौशल की महारत का प्रदर्शन करने के लिए ऊपर और परे चला गया है, यानी कि उसने उससे भी अधिक श्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया है जो उसको टारगेट दिया गया था। अगला ग्रेडिंग सिस्टम है उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण ग्रेडिंग, पास या फेल ग्रेडिंग जिसको कहते हैं। इसमें 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो विद्यार्थी पास हो गया या फेल हो गया। एक निर्धारित मात्रांक निर्धारित कर लिए जाते हैं कि इतने नंबर अगर लाएगा तो पास है, अन्यथा फेल है। उदाहरण जैसे मैंने टेबल दे रखी है, विद्यार्थियों के 2 विषयों में मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं, और ये शर्त लगा रखी है कि अगर वो 90% से कम अंक लाता है तो फेल हो जाएगा, अन्यथा वो पास हो जाएगा। तो रमेश जैसे 35 और 45 नंबर लाया, उसके 80 नंबर थे तो फेल हो गया। सुरेश के 100 नंबर थे तो पास हो गया। दिनेश के 103 नंबर थे तो पास हो गया। जो विद्यार्थी 90 से अधिक नंबर लाए वो पास हो गए और जो विद्यार्थी 90 से कम नंबर लाए वो फेल हो गए। ग्रेडिंग का अगला प्रकार है मानक आधारित ग्रेडिंग। मानक आधारित ग्रेडिंग शिक्षा में अभी नया उपयोग में लिया जाने लगा, एक नया नवाचार है, जिसको नवाचार कह सकते हैं। सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है, अधिगम पर ज़्यादा जोर देता है और विद्यार्थी की उपलब्धि को बढ़ाने में मदद करता है। सामान्यतः छात्रों को बेहतर ढंग से
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संलग्न करता है और कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम या अद्यतन निर्देशात्मक या शिक्षण युक्तियों, प्रथाओं और संस्कृतियों के साथ संयुक्त रहता है। शिक्षक जितना भी अधिक कक्षागत वातावरण का सुधार कर सके, अधिगम परिस्थितियों का निर्माण कर सके, मानक आधारित ग्रेडिंग उसके लिए श्रेष्ठ होती है। ग्रेडिंग का अगला प्रकार है विस्तृत ग्रेडिंग। विस्तृत ग्रेडिंग में शिक्षक विद्यार्थियों को अंक ग्रेडिंग या अक्षर ग्रेडिंग तो प्रदान करता ही है, साथ के साथ उसकी ग्रेडिंग के सामने एक टिप्पणी भी लिखता है। वो कुछ अक्षरों में, कुछ शब्दों में या कुछ संख्याओं वाक्यों में संभव हो सकती है। इसको भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। इस स्लाइड में विस्तृत ग्रेडिंग को उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। मान लीजिए एक विद्यार्थी के 10 में से 10 अंक आए, उसका रिमार्क दे दिया एक्सीलेंट, और शिक्षक उस पर एक टिप्पणी लिखता है, विद्यार्थी अपेक्षाओं से ऊपर और आगे बढ़ गया है और अधिगम के उद्देश्यों को पूरा करने में पार हो गया है। विद्यार्थी ने 100% प्रयास और सहभागिता का प्रदर्शन किया है। अगर वो 10 में से 9 नंबर लाता है तो उसको रिमार्क दिया गया गुड, और साथ में टिप्पणी लिखी, विद्यार्थी ने अधिगम के उद्देश्यों को पूरा किया है और 90% प्रयास और सहभागिता का प्रदर्शन किया है। इसी तरह अगर वो 10 में से 6 नंबर लाता है तो उसके लिए रिमार्क है डल, विद्यार्थी ने अधिगम के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया है और पाठ्यक्रम को एक बार पुनः पढ़ने की आवश्यकता है, यानी कि यहाँ पर उस पाठ्यक्रम को वो रिपीट करेगा। ये विस्तृत ग्रेडिंग का उदाहरण है। यहाँ तक तो हमने पढ़ा ग्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्रेडिंग के लाभ। ग्रेडिंग के कई लाभ हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला लाभ तो है कि अधिक छात्र जो है कठिन पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं, अगर उसकी ग्रेडिंग औसत होती। ग्रेडिंग का सबसे मेन फायदा जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि छात्रों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम का उपयोग किया जाना चाहिए। जितनी अच्छी ग्रेडिंग होगी, विद्यार्थी अधिगम हेतु उतने अधिक प्रेरित होंगे। तो जितनी उच्च ग्रेडिंग लाएंगे विद्यार्थी, उतने ही अधिक कठिन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु तत्पर होंगे और मोटिवेट होंगे। अगर उसके किसी विद्यार्थी के विज्ञान विषय में, गणित में अच्छे नंबर हैं तो वो टेक्निकल विषय की तरफ जाता है। बायोलॉजी में अगर उसकी अच्छी ग्रेड है तो वो पहला प्रयास करता है कि मैं मेडिकल क्षेत्र में जाऊँ। कॉमर्स विषय में अगर उसका प्रयास अच्छा होता है, ग्रेडिंग अच्छी होती है, तो CA CPT आदि में प्रवेश लेने की कोशिश करता है। और अगर ग्रेडिंग कम होती है तो वो कम चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने का प्रयास करता है। दूसरा, अधिक चुनौतीपूर्ण पाठ्यक्रमों की पेशकश भी की जा सकती है। जिन विद्यार्थियों की ग्रेडिंग अच्छी आती है, उच्च शिक्षण संस्थान, जो तकनीकी संस्थान होते हैं, वो विद्यार्थियों से स्वयं संपर्क करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में प्रवेश लें, हम आपको इतनी सुविधाएं प्रदान करेंगे। तीसरा होता है अच्छी ग्रेडिंग विद्यार्थियों के GPA को बढ़ाता है, ग्रेड पॉइंट एवरेज को बढ़ाता है। जितनी अच्छी ग्रेडिंग होगी उसका ग्रेड पॉइंट एवरेज बढ़ेगा और यही आगे जाके उसके CGPA को भी बढ़ाएगा। चौथा, अधिक मांग वाले पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए उच्च श्रेणी की आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थी अगर ये चाहता है कि वो अच्छे पाठ्यक्रम में प्रवेश ले, तो वो उसको उच्च ग्रेडिंग की आवश्यकता होगी और उसके लिए वो प्रयास करेगा। पांचवा उसका लाभ है, विद्यार्थी उच्च ग्रेडिंग के साथ अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ प्रथम पसंद के और अधिक श्रेष्ठ महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्वीकृति प्राप्त करने में प्रतिस्पर्धा कर सकता है। जिन संस्थानों में मेरिट आधार पर प्रवेश होता है, वहाँ पर विद्यार्थी स्वयं को कंपटीशन में रख सकता है। अधिक ग्रेडिंग वाले विद्यार्थियों को अच्छी छात्रवृत्तियाँ भी मिलती हैं और उन छात्रवृत्तियों से उनका अध्ययन का खर्चा, साथ में अन्य कई खर्चे पूरे हो सकते हैं। और साथ के साथ एक सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है, अच्छी ग्रेडिंग विद्यार्थियों के आत्मसम्मान में वृद्धि भी करती है। अभी हमने पढ़ा ग्रेडिंग के लाभ, लेकिन ग्रेडिंग की कुछ सीमाएं भी हैं। पहला तो यह है कि अलग अलग विद्यालयों में ग्रेडिंग में समरूपता का अभाव होता है। अलग अलग संस्थान या विद्यालय ग्रेडिंग अलग अलग प्रकार से करते हैं। किसी एक संस्थान में A ग्रेड का मतलब 90 से 100% अंक हो सकता है, तो दूसरे संस्थान में A ग्रेड का मतलब 95 से 100% भी हो सकता है। ये समझना बहुत मुश्किल है कि संस्थान ने या विद्यालय ने उसको कौन से विषय में किस प्रकार और कितने भारांक प्रदान किए गए, उनका सिस्टम क्या था। दूसरी सीमा है कि सभी पाठ्यक्रम एक समान ग्रेडिंग पर आधारित नहीं हो सकते। कौशल आधारित पाठ्यक्रम सामान्यतः 3 पॉइंट ग्रेडिंग के होते हैं, और जो सैद्धांतिक परीक्षाओं या सैद्धांतिक विषयों से संबंधित ग्रेडिंग होती है वो सामान्यतः 5 पॉइंट की ग्रेडिंग होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है।
तीसरा, नियमित अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की ग्रेडिंग और दूरस्थ शिक्षा या स्वयं पाठ्य विद्यार्थियों की ग्रेडिंग एक समान की जाती है किसी भी संस्था में। इससे नियमित रूप से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में संतोष उत्पन्न होता है कि हम नियमित रूप से आकर के व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, किंतु जो व्यक्ति घर बैठकर प्राप्त कर रहे हैं उनको भी हमारे समान अंक प्रदान किए जा रहे हैं। महाविद्यालयों में प्रवेश के समय देखा जाता है कि विद्यार्थी का समग्र प्रदर्शन कितना है। ये नहीं देखा जाता है कि उसकी ग्रेड और कितनी है और कैसी है। उसके समग्र प्रदर्शन के आधार पर इसको मेरिट में ऊपर या नीचे रखा जाता है। इस आधार पर ग्रेड का कोई मतलब नहीं रह जाता। यदि कोई विद्यार्थी अधिक कठिन पाठ्यक्रम में निम्न ग्रेड पाने से डरता है तो उच्च ग्रेड अर्जित करने के लिए कम मांग वाला कोर्स लेने का विकल्प चुनता है। आजकल देखा जा रहा है कि बॉयज़ लड़के जो है होम साइंस में प्रवेश लेने लगे हैं, केवल इसलिए वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें नंबर ज़्यादा आते हैं। कई लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो आर्ट सब्जेक्ट से होते हैं, भूगोल विषय वगैरह ले लेते हैं ताकि उनके प्रैक्टिकल के कारण अधिक अंक आ जाएँ और उनकी ग्रेड उच्च हो जाए। ये भी ग्रेडिंग की एक सीमा है।